नमस्ते। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री से लेक्चर नंबर 14 पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अब तक हम वर्ल्ड हिस्ट्री के 13 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो उन सभी लेक्चर्स की लिंक और वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो लिंक पे क्लिक करके अभी प्रीवियस लेक्चर्स और वो पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ साथ बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए, तो आप उसे क्लिक करके आपके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन की कुछ की टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। शुरुआत करने के पहले आपको ये बता दूं, जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं, बट कुछ की टर्म्स होती है जो आपको पढ़ना जरूरी होती है, क्योंकि आप इस पे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इसकी आइडिया होनी चाहिए। कभी कभी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप ये की टर्म्स का यूज भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ताकि आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पूरी तरह से एक फिनिशिंग टच देके उसे कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में हमें कौन कौन से की टर्म्स पढ़ने। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या है, यॉर्कटाउन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, टाउनशेंड एक्ट, स्टैम्प एक्ट, टी एक्ट, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बॉस्टन टी पार्टी, बॉस्टन मैसेकर, विग्स, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, बिल ऑफ राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले जो हमें की टर्म्स देखनी है वो रिलेटेड टू वॉर और ट्रीटीज है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में कुछ वॉर और ट्रीटीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले आप याद रखेगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ट्रीटी, दैट इज ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में साइन की गई थी और ये साइन जो की थी वो ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने दोनों ने की थी, और इसे से जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर था ये यहाँ पे खत्म होता है। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर खत्म करने के लिए जो ट्रीटी है उसका नाम है, याद रखेगा अच्छे से, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो 1783 में साइन की जाती है। उसके बाद कभी कभी हम जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन काफी सारे बुक्स में पढ़ते तो वहां यॉर्कटाउन करके एक नाम हमें देखने मिलता है। तो यॉर्कटाउन क्या है? यॉर्कटाउन ये बैटल का नाम है जो लास्ट बैटल लड़ा गया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान 1781 में। ये वॉर को यॉर्कटाउन वॉर कहा जाता है। तो यॉर्कटाउन ये याद रखेगा, जहां पे ब्रिटिश ने खुद सरेंडर कर दिया था। ब्रिटिश फोर्सेस सरेंडर कर जाती है और अमेरिकन जो है वो इस वॉर को जीत जाते। तो यॉर्कटाउन वॉज द लास्ट बैटल, अच्छे से याद रखिएगा, रिलेटेड टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच वॉज फॉट इन 1781। उसके बाद अगला जो है की टर्म वो बताऊंगा आपको, वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से 1783 तक लड़ा गया था। ये अमेरिकन कॉलोनियल्स के साथ ब्रिटिश ने लड़ा था। तो ये इंडिपेंडेंस की एक जंग थी जो यहाँ पे लड़ी गई थी, और इसको ब्रिटिश यहाँ पे जो अमेरिकन कॉलोनियल्स है ये जीत जाते हैं और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल जाता है, ये हमें पता चलता है। और इसी इंडिपेंडेंस के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन भी होती है। सो आगे के जो हम की टर्म्स देखेंगे वो रिलेटेड टू टैक्सेशन और उससे से रिलेटेड कुछ इवेंट्स के होंगे। तो सबसे पहला जो इसमें की टर्म है वो है टाउनशेंड एक्ट्स। टाउनशेंड एक्ट्स क्या था? तो यहाँ पे एक्ट्स लिखा गया, इसका मतलब यहाँ एक से ज्यादा एक्ट थे। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे उन्होंने सीरीज ऑफ 4 एक्ट्स को पास किया था, एक साथ 4 एक्ट्स को पास किया गया था। ये एक्ट्स के थ्रू टैक्सेस इम्पोज किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा अमेरिकन पे। कौन से चीजों को लेके? ग्लास, पेंट, पेपर को लेके। वैसे मैं ये सब चीजें आपके साथ डिटेल में लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुका। तो इन सब चीजों पे उन्होंने टैक्स लगाया था ब्रिटिश के ऊपर, ब्रिटिश ने अमेरिकन के ऊपर, और इसी को टाउनशेंड एक्ट्स कहा जाता है। ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो थे उन्होंने यहाँ पे इसको इसीलिए नाम दिया था टाउनशेंड एक्ट, क्योंकि चार्ल्स टाउनशेंड जो है उन्होंने इसे सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो है नेम द एक्ट आफ्टर चार्ल्स टाउनशेंड, इसीलिए इसको टाउनशेंड एक्ट भी कहा जाता है। आगे अगर हम आते हैं तो अगला जो की टर्म हमें देखने मिलता है वो है स्टैम्प्स एक्ट 1765। ये जो स्टैम्प्स एक्ट होता है, इट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो एक तरह से डायरेक्ट टैक्स लगाता है किस पे? तो कॉलोनीज पे ऑफ ब्रिटिश अमेरिका। ब्रिटिश अमेरिका के कॉलोनीज जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है स्टैम्प एक्ट के थ्रू। तो ये था स्टैम्प एक्ट, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया जाता है। पेपर्स ऑफ शिप हो गए, है ना, लाइसेंस हो गए, बाकी पब्लिकेशन हो गए, प्लेइंग कार्ड्स, ये सब चीजों के ऊपर टैक्स लगाया गया था ये स्टैम्प एक्ट्स के थ्रू। तो ये एक और की टर्म है जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमें देखने मिलती है। उसके बाद आगे की जो की टर्म देखने मिलती है वो है टी एक्ट ऑफ 1773। ये जो एक्ट है ये भी पार्लियामेंट ने बनाया था, ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है एक एक्ट था। और ये जो एक्ट है ये अमेरिकन कंपनीज को टैक्स पे करने के लिए एक तरह से मजबूर करती है। किन चीजों पे? तो टी पे, है ना। ब्रिटिश को अभी टी के ऊपर टैक्स देंगे अमेरिकन कंपनीज, ये होता है टी एक्ट 1773 का। ऐसा कहा जाता है जो बॉस्टन टी पार्टी हुई थी वो इसी कारण हुई थी। तो ये एक तरह से एक रीजन भी कहा जाता है टी एक्ट। अब अगला जो
हमें की टर्म देखने मिलता है वो है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये एक स्लोगन था जो अमेरिकन्स ने ब्रिटिश के ऊपर गुस्सा करके ये स्लोगन्स लगाए थे, ये नारे लगाए थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि हमें अगर आप टैक्स भरने के लिए कह रहे हो या फिर टैक्स पे करने के लिए कह रहे हो तो हमें अपनी कंट्री भी चलाने दो, हमको वहाँ पे कोई कंट्री में रिप्रेजेंटेशन तो देते नहीं, और वो कहते हैं हमें कि हमें टैक्स पे करना है। तो इट इज द स्लोगन शाउटेड बाय अमेरिकन्स एंग्री एट द ब्रिटिश एज दे हैड टू पे टैक्स बट हैड नो से इन हाउ द कंट्री वॉज रन। ये यहाँ पे हमें पता चलता है। उसके बाद अगला जो हमें की टर्म देखने मिलता है वो है बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी 1773 में हमें देखने मिलते हैं। बॉस्टन टी पार्टी वैसे तो मैं आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन के इवेंट्स पढ़ रहे थे। तो ये एक इवेंट है, रेलेवेंट इवेंट है। तो ये हम कहेंगे कि 342 ट्रंक्स थे टी के, जो ब्रिटिश शिप में रखे गए थे। ये शिप से वो अनलोड करने वाली थी। ये शिप आके बॉस्टन नाम के पोर्ट पे खड़ी हो जाती है। बॉस्टन नाम पे के पोर्ट पे आने के बाद इस पोर्ट पे उसे कहीं ना कहीं अनलोड करने के ऑर्डर्स थे, बट यहाँ पे कुछ लोग इस शिप में चढ़ जाते हैं और वो लोग चढ़ने के बाद यहाँ के जितने भी ये बॉक्सेस थे, जो जितने भी ट्रंक्स थे टी के, वो फेंक देते हैं पानी में। इसको बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है, जो 1773 में हुआ था, ताकि ये जो टी है ये हमारे यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये यहाँ के अमेरिकन का कहना था। उसके साथ साथ अगर आप बॉस्टन टी पार्टी अगर देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, इवेंट्स की लिंक। वो इवेंट्स की जो लिंक है उस पर आप क्लिक कीजिए और बॉस्टन टी पार्टी को आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमें देखने मिलता है वो है बॉस्टन मैसेकर। बॉस्टन मैसेकर जो है ये 5 मार्च 1770 पे होते हुए दिखता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको इंसिडेंट ऑफ किंग स्ट्रीट भी कहा जाता है ब्रिटिश के द्वारा। अब यहाँ क्या होता है, इट रेफर्स टू द किलिंग ऑफ 5 अमेरिकन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्सेस, है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि 5 अमेरिकन को मार दिया गया था जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश टैक्सेस के खिलाफ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेकर हो गया था। तो यहीं पे बॉस्टन जो है वो एक बहुत बड़ा फिर एक हिस्टोरिकल एक प्लेस मानी जाती है जहाँ बहुत सारे इवेंट्स हुए, बॉस्टन टी पार्टी से लेके तो बॉस्टन मैसेकर, तो ये सब होता है। उसके बाद एक की टर्म हमें देखने मिलती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ने का, जिसे विग्स कहा जाता है। विग यानी जो नेशनलिस्ट थे, जो बैटल कर रहे थे, जो लड़ रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए, उन्हें विग्स कहा जाता है। कभी ये विग्स वर्ड आया तो याद रखिएगा ये क्या है और किस चीज़ के लिए, किसके लिए ये यूज़ होता है, कौन से लोगों के लिए यूज़ होता है। तो नेशनलिस्ट के लिए यूज़ होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े थे। तो ये थे कुछ टैक्सेशन और कुछ इवेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जो हम कहेंगे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने वाले हैं जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस के पहले हुए थे। तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस के पहले जो इवेंट्स देखने मिलते हैं वो है कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे डेलीगेट्स जो होते हैं हर स्टेट और कॉलोनी से वहाँ आके मिलते हैं, और यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट गवर्निंग बॉडी थी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और ये सब डिसाइड करके कि अब अमेरिका को किस तरह से चलाया जाएगा। ये सब वीडियोस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जिसमें आप डिटेल में इसे देख सकते हो। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये जो इवेंट्स होते हैं इवेंट्स में हमने इसे पढ़ा भी था। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है इसमें 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी, यानी आपको ये पता ही है कि ब्रिटेन जो है वो जो रूल करता था अमेरिका पे, और टोटल 13 अमेरिकन कॉलोनीज पे करता था। तो यहाँ पे एक इनकी मीटिंग हुई थी पहली, उसको फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा जाता है। दूसरी मीटिंग को सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा जाता है, जो फिर से इन 13 कॉलोनीज के में ली गई थी विद वेयर देयर आर्मीज वर क्रिएटेड, है ना। वॉर लड़ने के लिए आर्मीज बनाई गई थी और फिर वॉर लड़ा गया था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला जो हमें कीवर्ड देखने मिलता है, की टर्म देखने मिलता है, वो है आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। तो आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट था जो 13 कॉलोनीज के बीच में साइन किया गया था, और वहां पे ये डिसाइड किया गया था कि एक सिंगल गवर्नमेंट बनाई जाएगी 13 के 13 लोगों को, और इन सबको यूनाइटेड किया जाएगा, और इसी को कहा जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। और उसके साथ साथ आपको ये बता दूं, यही पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है उस नेशन का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन ये याद रखेगा, कभी ये वर्ड आता है तो आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स यानी हम कहेंगे पहले 10 अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो 10 चेंजेस किए गए थे जिसके चलते जो इंडिविजुअल से उनको राइट्स दिए गए थे, उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इसको ड्राफ्ट करने वाले जो पर्सन था उनका नाम था जेम्स मैडिसन। ये भी अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। अगला जो हमें की टर्म देखने मिलता है दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करूं तो डिक्लेरेशन मीन्स ये एक डॉक्यूमेंट था,
है ना, जो ये वो बताता था कि अमेरिकन कॉलोनीज जो है वो अब अपने आप को फ्री कर चुकी है, अब वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुकी हैं, एंड दे वुड नो लॉन्गर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अथॉरिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, टू द अथॉरिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो हम ग्रेट ब्रिटेन को अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन को हम कहीं भी अभी आंसरेबल नहीं है किसी भी हमारे एक्ट के लिए, किसी भी हमारे जो भी हम एक्शंस लेंगे, जो भी हम अभी करने वाले उसके लिए। तो ये यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, और इसी को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसको फ्रेम किया गया था इवेंट्स जो हमने पढ़े थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, उसमें मैंने ये आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। तो ओवरऑल हमने अब तक जितनी भी चीज़ें देखी ये होते हैं पूरे की टर्म्स, और ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको ये आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं और बहुत ज़रूरी है इसे जानना भी। तो इसी तरह से अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे पेजेस को, फेसबुक पे श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बड़ी द पीस लवर, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।